अपने पढ़ेंगे प्रक्रिया के मौलभूत सिद्धांत। अपने कल पढ़ा था संज्ञावर्ण के लक्षण। अब संज्ञावर्ण रोकने में परिचारक का क्या कर्तव्य है? पृष्ठ संख्या 124 है। संज्ञावर्ण रोकने में परिचारक के कर्तव्य है। क्या कार्य है भाई उसका? यदि रोगी समुचित प्रकार से परिचर्या न की जाए, उसके अंगों की नियमित सफाई नहीं की जाए तथा विकृत व भाग की चिकित्सा न की जाए तो संज्ञावर्ण बन जाता है। यह संज्ञावर्ण शरीर के ऐसे अंगों पर बनता है जहां की चिकित्सा करना चिकित्सक के लिए कठिन होता है। संज्ञावर्ण के कारण रोगी को अत्यधिक शारीरिक व मानसिक पीड़ा होती है, क्योंकि चिकित्सालय की परिचर्या व्यवस्था परिचारक के ही अधीन होती है। इसलिए परिचारक को ऐसी परिचर्या का उपाय करना चाहिए जिससे शरीर में संज्ञावर्ण ही नहीं बने। संज्ञावर्ण बनने से रोकने के लिए परिचारक के निम्नलिखित कर्तव्य है। संज्ञावर्ण है वो आपको ध्यान होगा क्या होता है? संज्ञावर्ण किसको कहते हैं? हाँ, एक बच्चा खड़ा हो गया, बता दो। संज्ञावर्ण जो रोगी हिलने डुलने में असमर्थ हो और एक जगह पड़ा रहे, जैसे कई रोगी अचेतन अवस्था में पड़े रहते हैं, तो उसके नीचे कमर में ये जो है ना स्पाइनल कॉर्ड आप बोल रहे थे उस समय, रीढ़ की हड्डी, इसके नीचे के भाग में क्या घाव बन जाता है, उसको बोलते हैं संज्ञावर्ण। सैया मानी खाट, चारपाई, उसके ऊपर लेटा लेटा वो पड़ा रहता है, तो एक जगह पड़े रहने से उसके घाव बन जाते हैं, उसको संज्ञावर्ण बोलते हैं। रोगी के सभी अंगों का प्रतिदिन समुचित प्रकार से परीक्षण करना है। रोगी को एक ही अवस्था में शयन न कराकर कुछ समय पश्चात अवस्था परिवर्तन करते रहना चाहिए। गरीब ने थोड़ा सा हिला डुला करके, मतलब उसको हवा लगनी चाहिए। हवा नहीं लगती है ना, गीलापन रहता है नीचे, तो उससे वो वर्ण बन जाता है। तो रोगी को प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको बदलना चाहिए, जिससे अस्थि से संबंधित भाग पर रक्त संवहन ठीक प्रकार से होए। रोगी की सैया हवादार स्थान पर व्यवस्थित करनी चाहिए, जिससे उसके शरीर के प्रत्येक भाग को वायु मिल सके। वायु न मिलने के कारण उष्णता से उस भाग पर संज्ञावर्ण होने की संभावना अधिक रहती है। प्रतिदिन प्रातः साय रोगी के वार्ड की नियमित सफाई करवानी चाहिए, जिसमें संज्ञावर्ण के रोगी का संक्रमण स्वस्थ व्यक्ति पर न पड़े। रोगी की शैया पर प्रतिदिन साफ की हुई स्वच्छ श्वेत चादर बिछानी चाहिए। गद्दे व चादर बिछाते समय सलवटे हटाकर बिछाना चाहिए। गद्दे में एक स्थान पर रोई इकट्ठी न हो तथा गद्दा गीला न हो, इसका विशेष ध्यान कर रखना चाहिए। चादर को नियमित परिवर्तन न करने से उस पर धूल, मिट्टी आदि अन्य पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं, जो संज्ञावर्ण को घर्षण कर अधिक बढ़ा देते हैं। त्वचा पर लालिमा, फफोले, खुजली वाले स्थान की नियमित सफाई करनी चाहिए। प्रातः साय उस भाग का नियमित परीक्षण करना चाहिए तथा यह देखते रहना चाहिए कि उस भाग को नियमित वायु मिल रही है या नहीं। हवा लगनी जरूरी है। रोगी की समुचित आरामदायक व्यवस्था करनी चाहिए। दाब पड़ने वाले अंगों के नीचे तकिए आदि मृदु चीजों की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे उस अंग को अधिक से अधिक आराम मिल सके। जैसे ये हड्डी है ना अपने पीछे वाली, उसके नीचे नरम कोई रुई का तकिया हो या इस तरह का कोई मैट्रेस हो, तो वो बिछा देना चाहिए, जो वो नरम रहे
हड्डी टच न हो चारपाई के। शय्यावरण के उपचार में परिचारक का कर्तव्य क्या है? परिचारक किसको कहते हैं? हाँ, नर्स कंपाउंडर को परिचारक कहते हैं। शय्यावरण रोग की वह व्यवस्था है जिसमें रोगी को अत्यधिक शारीरिक है व मानसिक वेदनाएं होती हैं। इसलिए परिचारक का कर्तव्य है कि चिकित्सक द्वारा औषध व्यवस्था पत्रक में लिखे गए उपचार का कक्षे से पालन करें। शय्यावरण के परिचर्या में परिचारक के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। वेदनानाशक, सोब्रा, बालसुदा आदि विषक्रमित द्रव्यों के शय्यावरण से प्रभावित भाग की नियमित सफाई करनी चाहिए। ये औषधि के नाम दिए हुए हैं, वेदनानाशक है, सुब्रा है, बालसुदा है। इससे विषंक्रमित द्रव्यों से, ये विषंक्रमित यानी जीवाणु रहित। चिकित्सक द्वारा निर्दिष्ट तथा गंधक रसायन, शुद्ध गंधक, रस माणिक्य, परवाल भस्म, परवाल पिष्टि, मंजिष्ठ आदि चूर्ण, हरिद्रा आदि वर्ण रोपण औषधियों का सेवन और रोगी को कराना चाहिए। प्रभावित भाग पर ये औषधि ध्यान रखना आप कि घाव भरने के लिए कौन कौन सी काम आती है। गंधक रसायन, शुद्ध गंधक, रस माणिक्य, प्रवाल भस्म, प्रवाल पिष्टि, मजिष्ठ आदि चूर्ण। मजिष्ठा किसको कहते हैं? मजीठ को। हरिद्रा हल्दी को, हरिद्रा हल्दी का नाम है। आदि वर्ण रोपण, ये वर्ण रोपण काम आता है ये, ठीक है। औषधियों का सेवन रोगियों को कराना चाहिए। प्रभावित भाग पर वर्णोपचार में निर्दिष्ट औषधि शुभ्रा, हरिद्रा। शुभ्रा किसको कहते हैं? फिटकड़ी करो, हाँ, शुभ्रा फिटकड़ी का नाम है। शुभ्रा, हरिद्रा, बोरिक एसिड आदि क्या चूर्ण का और चूर्ण करना चाहिए। बोरिक एसिड ये मतलब शुभ्र ये हुआ ना, आपके क्या बोलते हैं, टंकण पसम। हाँ, तो टंकण भी फिटकड़ी का नाम ही है वैसे तो, लेकिन ये सुनारों के पास में होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सुहागा क्या, वो बोरिक एसिड होता है, सुहागा। तो ये इसमें हिंदी का नाम दिया बोरिक एसिड। वर्णोपचार में प्रयुक्त जात्यादि तेल, अपने आयुर्वेद में जात्यादि तेल है, पंचगुण तेल है, आदि औषधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे त्वचा स्निग्ध रहे तथा घाव शीघ्र ठीक हो जाए। शय्यावरण से ग्रसित रोगी की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रोगी की शैय्या का व्यवस्थापन उस स्थान पर करना चाहिए जहां शुद्ध वायु की प्राप्ति हो सके। रोगी को स्थानांतरित करने के तरीके, अब क्या है कि रोगी पड़ा है और उसको स्थानांतरित करेंगे तो किस प्रकार करना चाहिए। रोगी ऐसा है दुखी प्राणी होता है, धातु में क्षीणता के कारण उसको कार्य कुशलता पर प्रभाव पड़ता है जिससे वह अपने कर्मों को ठीक प्रकार से संपादित नहीं कर पाता। परिचारक रोगी की सेवा करता है जिससे रोगी द्वारा किए जाने वाले दैनिक कार्यों के संपादन में सहयोग करता है। रोगी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर गतिमान करने के लिए परिचारक नर्स के लिए निम्नलिखित सामान्य निर्देश दिए गए हैं। रोगी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित करने के लिए योजना बनानी चाहिए जिससे यह कार्य ठीक प्रकार से संपन्न हो। परिचारक नर्स को उसी दिशा में मुख करके खड़ा होना चाहिए जिस दिशा में उस रोगी को ले जाना है जिससे उसके मेरुदंड पर अधिक प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है। मेरुदंड किसको कहा गया है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रा कॉलम कौन सी होती है, ध्यान है क्या? ये पीछे की साइड में, इसको वर्टिब्रा बोलते हैं। परिचारक को अपने पैरों को आसानी पूर्वक कुछ दूरी पर रखकर खड़ा होना चाहिए जिससे उसे पर्याप्त आधार मिले। परिचारक को अपने धड़, नेक को सीधा रखते हुए घुटने व नितंब की संधियों, नी एंड हिप जॉइंट्स को मोड़ना चाहिए। परिचारक को रोगी के समीप सटकर खड़ा होना चाहिए। रोगी को बिस्तर समेत उठाना चाहिए, बिस्तर है नहीं, उसे समेत उठाना चाहिए उसको। चिकित्सालय में ड्यूटी कर रहे अन्य परिचारक नर्स या रोगी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने हेतु सहायता कर लेनी चाहिए। परिचारक को रोगी की शैय्या की ऊंचाई को समायोजित करनी चाहिए जिससे उसके कमर व पीठ की संधियों पर दबाव कम पड़े। रोगी को बिस्तर से उठाने के लिए पहले उसे किनारे पर खिसका लेते हैं, तत्पश्चात उठाते हैं। रोगी के शरीर के निम्न भागों को सहारा देकर उठाना चाहिए। सिर, कंधा, कक्ष, नितंब, जांग व टखने। नितंब किसको कहते हैं? ये नीचे का, ये पीछे का पोर्शन है ना, इसको नितंब बोलते हैं। हाँ, कुल्ला अलग चीज है, नितंब अलग चीज है। सभी परिचारकों नर्सों को एक साथ ही रोगी को उठाना चाहिए।
रोगी को कभी भी बगल में हाथ डालकर उसे सहारा नहीं देना चाहिए। बगल में हाथ ना डालो भैया, क्योंकि इससे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम है ना, वो रक्त संवाहक तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के चोटग्रस्त होने का भय रहता है। रोगी को स्थानांतरित करने से पूर्व सैया व स्ट्रेचर को ताला लगा देना चाहिए, लॉक कर देना चाहिए उसको, स्ट्रेचर को, जिससे वह फर्श पर आगे गति नहीं कर सके। रोगी को गतिमान करने में परिचारक नर्स का कर्तव्य क्या है? रोगी के परिजनों को बाहर भेजकर वार्ड में एकांत प्रदान करना चाहिए। रोगी को यह बताना चाहिए कि उसे दूसरे स्थान पर उसके हित के लिए स्थानांतरित किया जा रहा है, जिससे वह सहयोग कर सके। सैया की ऊंचाई को समायोजित कर साइड रेलिंग को खोल देवें तथा व्हील चेयर में ताला लगाकर सैया के पास स्थिर कर देवें। इनके मतलब चेयर, ये जो स्ट्रेचर होती है ना, इनके लॉक भी होते हैं नीचे, तो उसको लॉक कर देना चाहिए, जो हिले डुले नहीं। सैया की ऊंचाई की समझ, ठीक है। रोगी द्वारा ओढ़े गए चादर व कंबल को मोड़कर सैया पर रख देना चाहिए। रोगी के गीले व गंदे वस्त्रों को बदल देना चाहिए। रोगी के तकिए को उठाकर सैया के सिरहाने रख देना चाहिए। रोगी को उतरने के लिए सैया के पास फुट स्टूल, एक फुट स्टूल होता है, इंडोर में देखा हो आपने, पास में एक स्टूल सा होता है वो, तो फुट स्टूल यानी पायदान को लगा देना चाहिए। रोगी को उसके सैया के और खिसकाना। रोगी को करवट या चादर बदलने दे तो उसे एक और खिसकाया जाता है, जिसमें 3 परिचारक नर्स सहयोग करते हैं। यह क्रिया निम्नलिखित प्रकार से होती है। रोगी के स्थानांतरण के समय ऐसा है रोगी के शरीर के प्रत्येक भाग को पर्याप्त सहारा मिले तथा उस भाग को परिचारक नर्स आसानी पूर्वक उठा सके। इस हेतु 3 परिचारक नर्स सैया के एक और अपने आप को सिर कर खड़े हो जाते हैं। तीनों में से प्रत्येक रोगी के शरीर के सिर, कंधा, वक्ष, नितंब, जांग व टखने को सहारा देते हैं। है? क्या चीज? वक्ष, वक्ष तो यही है ना, शरीर अपना पीछे का। हाँ, वक्ष, वक्ष मतलब ऐसे छाती को बोलते हैं, लेकिन पीछे का भाग है ना, वो पीछे का भाग का पता है इसमें। हाँ, मतलब तीनों में से रोगी को शरीर के सिर, कंधा, तीनों में से सिर, कंधा पकड़ लिया, वक्ष, वक्ष मतलब छाती है, पकड़ ली, फिर उसको मतलब क्या है कि दूसरी सैया पर ले जाना चाहिए बिल्कुल आराम से। जांग व टखने को सहारा देते हैं। सर्वाधिक बलशाली परिचारक सिर भाग को व दुर्बल परिचारक नितंब भाग के पास खड़ा होना चाहिए। परिचारक को चौड़ा आधार तल प्रदान करना चाहिए, जिससे स्थिरता मिल सके। इस हेतु उन्हें घुटने मोड़कर वह पांव फैलाकर खड़ा होना चाहिए। परिचारक को अपने हथेली को रोगी के बिस्तर के ऊपर उठकर खिसकाते हुए उसके सिर, कंधा, वक्ष, नितंब व टांगों के नीचे से ले जाना चाहिए, जिससे रोगी के शरीर को एक साथ उठाने व उन्हें खिसकाने में सहायता मिले। इसके बाद एक साथ ही तीनों परिचारक रोगी को उठाना सैया के एक और खिसका देवें। ऐसा है रोगी को बिस्तर के ऊपर खिसकाने में सहायता करना। रोगी के शरीर को तीनों परिचारकों द्वारा सहारा देकर उसके शरीर को तिरछा व ऊपर खिसका देते हैं। रोगी के बिस्तर को दोनों ओर धीरे धीरे इस प्रकार खिसकाते हैं कि जब वह वांछित ऊंचाई तक नहीं पहुंच जाए। रोगी को बिस्तर के बीच में खिसकाकर एक सीध में कर देते हैं, जिससे रोगी को सैया की एक ओर से दूसरी ओर खिसकाकर जिंक जैक ढंग से ऊपर धीरे धीरे पहुंचा दिया जाता है। जिंक जैक ये पोजीशन होती है। हाँ, टेढ़ी, यूं यूं थोड़ी सी अपने टेढ़ा होता है ना वो, एक भाई पीछे कमर लग जाए, आगे पैर फैलाते, हाँ जिंक जैक। हाँ, वो मतलब कुर्सी की तरह। रोगी की सैया के एक और करवट दिलवाना। रोगी को यदि सैया के एक और न खिसका कर जाए तो करवट दिलाने पर जो है जमीन पर गिर जाता है, गिर सकता है। इसलिए करवट दिलाने के पूर्व परिचारक उसे अपनी ओर खिसका देता है, जिससे वह गद्दे पर एक तरफ रह जाता है। परिचारक को अपने हाथ को रोगी के सिर व चेहरे के पास रखते हैं तथा दूसरा हाथ व प्रदेश के पास रखते हैं, जिससे रोगी को करवट घुमाने में सहायता मिलती है। इस कारण परिचारक का हाथ रोगी को करवट दिलाते समय शरीर के नीचे नहीं आता है। अब परिचारक अपने हाथ को कंधों व नितंब के नीचे घुसाकर धीरे धीरे रोगी को अपने से दूर लुढ़का देता है। करवट बदलने के साथ रोगी को आरामदायक स्थिति में रखने के लिए सिरहाने तकिए लगा देते हैं।
अब लिखा है अशक्त रोगी की शैया से स्ट्रेचर पर स्थानांतरित करना। रोगी के शैया के समीप समकोण बनाते हुए स्ट्रेचर को लगा देते हैं, जिससे शैया व स्ट्रेचर के बीच की दूरी कम हो। यदि कोई अति स्थूल हो तो अन्य परिचारक नर्स की सहायता से ले लेनी चाहिए। रोगी को शैया की ओर खिसका लेते हैं, जिसमें परिचारक के झुकने से उसके पीठ में दर्द नहीं हुए। तीनों परिचारक नर्सें एक साथ एक ही समय रोगी को उठाकर पीठ के बल स्ट्रेचर पर लेटा देते हैं। कहने को तात्पर्य ये है कि भाई रोगी को स्ट्रेचर पर लाते हैं तो 3 आदमी ना वो नहीं आ सकता, 2 है ना, 2 है तो वो ना ले नहीं सकते, इसलिए सहायता ले लेनी चाहिए। रोगी को शैया में एक और बैठने में सहायता करना। पहले रोगी को दाहिने और करवट लेने में सहायता करते हैं। उसका सीधा हाथ सिर तथा चेहरे के पास रखा जाता है तथा बायां हाथ वक्ष के ऊपर रखा जाता है। बाएं पैर मोड़कर दाहिने पैर के ऊपर रख दिया जाता है। रोगी को अपनी एड़ियों को गद्दे के किनारे से नीचे खिसकाने तथा उसका सिर धड़ को ऊपर उठाने के लिए बाएं हाथ की मुट्ठी से गद्दे को दबाकर तथा दाहिने हाथ से शैया का किनारा पकड़कर कोहनियों के बल ऊपर उठने के लिए कहना चाहिए, जब तक वह बैठी हुई अवस्था में न आ जाए। रोगी को बैठी हुई स्थिति में आने के पश्चात उसे अपनी भुजाएं पीछे की ओर फैलाकर दोनों थैलियों को गद्दे पर टिकाकर उनके सहारे बैठने के लिए तथा दोनों के पांव लटकाकर सीधे फर्श पर टिकाने के लिए कहना चाहिए। दोनों भुजाओं के सहारे से बैठी हुई स्थिति में शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है। रोगी को शैया से व्हील चेयर कुर्सी पर स्थानांतरित करने में सहायता करना। अब वो व्हील चेयर पे है ना, उस पे लाना है इसको। हाँ, व्हील चेयर हॉस्पिटल में देखा है अपना, टायर लगे हुए। हाँ, उसको व्हील चेयर बोलते हैं। व्हील चेयर पहिएदार कुर्सी होती है, तो शैया के दाहिने और इस प्रकार रखें जिससे उसका पिछला हिस्सा बैक बिस्तर के पैताने की ओर रहे। यदि उसके पहिए में ताला लगा है तो स्थिर कर दें, जिससे स्थानांतरण के समय उसे लुढ़कने से बचाया जा सके। ताला न रहने की स्थिति में कुर्सी को दीवार के सहारे सटाकर रखना चाहिए या अन्य व्यक्ति से कुर्सी के पहिए को पकड़कर रखना चाहिए। परिचारक को रोगी के दाहिने और बैठने में सहायता करनी चाहिए। परिचारक को रोगी के समान खड़ा होना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर वह उसे मदद कर सके। रोगी को कूल्हे खिसकाकर बिस्तर के किनारे पर आने के लिए कहना चाहिए। वह तब तक बारी बारी से एक कूल्हे पर आए, दाएं से बाएं भार डालकर खींचता रहे, जब तक उसके दोनों पैर फर्श पर न टिक न जाए। फर्श पर एक पैर फर्श के थोड़ा नीचे, दूसरा पैर आगे की ओर रखकर आगे पीछे की ओर थोड़ा आधार रोगी द्वारा तैयार किया जाता है। रोगी को स्पष्ट निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह एक साथ आगे की ओर झुककर अपने पीछे रखे हुए पांव पर जोर डालकर अपनी टांगें सीधी रखे, जिससे वह खड़ा हो सके। रोगी को कुर्सी के हत्थे, साइड रेलिंग, गद्दे को पकड़कर सीधा खड़ा होना चाहिए। अब रोगी की अपनी बाईं भुजा कुर्सी के दूर वाले हत्थे पर टिकाकर एड़ियों को घुमाकर अपने कुल्लों को कुर्सी की ओर ले जाने के लिए कहना चाहिए। रोगी को पहिएदार कुर्सी की ओर पीछे खिसकने के लिए कहना चाहिए, जब तक वह कुर्सी सीट को स्पर्श न कर ले। अब उसे दाहिने हाथ में कुर्सी के दूसरे हत्थे को पकड़ने के लिए कहना चाहिए। ये चीजें क्या है, प्रैक्टिकली है। आज अगर कुर्सी हो तो अपन उसमें ज्यादातर समझें, अब ये तो थ्योरी में है। रोगी को आगे की ओर झुककर अपने घुटने व कोहनियां मोड़कर धीरे से कुर्सी की सीट पर टिकाने के लिए कहना चाहिए, जिससे वह आरामदायक स्थिति में कुर्सी को बैठ सके। अब अपना अगला चैप्टर आएगा रोगी परीक्षा के सिद्धांत व प्रक्रिया। पढ़ाएं या काफी है? बीसी हो क्या? तो 15-10 मिनट और पढ़ा देते हैं। हाँ, चैप्टर काट लो, 5 नंबर है। अच्छा, रोगी की परीक्षा का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। रोगी व्यक्ति के रोग का शमन करना चिकित्सा का सिद्धांत है। किसका शमन करना? रोग का शमन करना। जब दोष सम अवस्था में रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। वही दोष वाली बात आ गई ना, यहाँ वात पित्त कफ। हाँ, तो ये अगर सम अवस्था में रहते हैं तो स्वस्थ रहता है, परंतु जब वे त्रिविध कारणों
त्रिविध कारण कौन से हैं? असात्यम इंद्रियार्थ संयोग है, प्रज्ञा अपराध परिणाम से वैषम्य अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं तो रोग कहा जाता है। रोग सामान्य, ये रोग शब्द बना है, अर्थात जिसे शारीरिक व मानसिक वेदना होती है उसे रोग कहते हैं। वेदना मतलब पीड़ा, मतलब जिस शारीरिक और मानसिक जो पीड़ा होती है उसे रोग कहते हैं। चिकित्सा करने के पूर्व ही रोग विनिश्चय करना चिकित्सक का परम कर्तव्य है। ठीक है, रोग का विनिश्चय करना। अब भाई रोगी आ गया और उसको अपने विनिश्चय का मतलब होता है कि अपने देखें कि भी रोग क्या है। विनिश्चय का मतलब यह है निश्चय करना रोग का, उसके बाद में चिकित्सा की जाती है। आचार्य चरक के अनुसार सर्वप्रथम रोगी की परीक्षा करें, इसके पश्चात औषधि की व्यवस्था करनी चाहिए। औषधि की परीक्षा के बाद उसे उपादेय देखकर विभिन्न कल्पनाओं द्वारा उनका प्रयोग करना चाहिए। रोग परीक्षा का कार्य चिकित्सक करता है, भाई परिचारक नहीं करता है, वो चिकित्सक करता है, परंतु औषधि की विभिन्न कल्पनाओं का निर्माण परिचारक करता है। भाई वैद्य जी है वह दवाई मार दी और भाई परिकल्पना है नहीं जी, कोई काटो बनाना है, पुड़िया बनानी है या कोई गोली देनी है, वह परिचारक का काम है। ठीक है नहीं, इसलिए इसे कल्पत भी कहा जाता है। परिचारक को रोगी की शारीरिक व मानसिक अवस्था का ज्ञान करके ही रोगी प्रक्रिया की योजना तैयार करनी चाहिए, जिससे उसे चिकित्सा से अधिक लाभ मिल सके। अतः परिचारक को कुशल निरीक्षक भी होना चाहिए। परिचारक को कुशल निरीक्षक यानी भाई देखभाल करनी उसकी, निरीक्षण यानी वो भाई ये काढ़ा कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है? जिसकी परीक्षा उसके ज्ञान अभिरुचि व बुद्धि कुशलता पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति परीक्षा के पश्चात कार्य करता है उसे कुशल या योग्य कहा जाता है। आचार्य चरक के शब्दों में ज्ञान पूर्वकम ही कर्मणा समारंभम प्रशंसन्ति कुशला, रोगी की जिस अवस्था में कौन सी परिचर्या को की जानी चाहिए उचित रहेगी या परीक्षा के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। रोगी परीक्षण से परिचर्या करने में निम्न लाभ होते हैं। भाई रोग को पता चल जाए बाद चिकित्सा करने में आसानी हो जाती है। रोग के निदान व अवस्था का ज्ञान होता है। रोगी की अवस्था जाति स्वभाव आदि व्यक्ति इतिवृत्ति का ज्ञान होता है। रोगी के रोग स्वभाव काल अवस्था आदि के आधार पर विभिन्न प्रकार से परिचर्या करने में सहायता मिलती है। संक्रामक रोग, संक्रामक किसको कहते हैं? इन्फेक्शन डिजीज। दुर्घटनाग्रस्त रोगी अत्यधिक अवस्था में की गई त्वरित परिचर्या से अन्य रोगियों के विकार शमन में शीघ्र सहायता मिलती है। प्रतिदिन निरीक्षण करने से रोग के उत्तरोत्तर लाभ हानि का ज्ञान होता है। रोग की प्रारंभिक अवस्था को देखकर उसके उपद्रवों की नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। आयुर्वेद में 2 प्रकार की परीक्षा का वर्णन किया गया है। क्या 2 प्रकार की परीक्षा कौन सी है? रोगी परीक्षा और रोग परीक्षा। रोगी परीक्षा क्या है? का शरीर व्याधि का मंदिर है। देखो शरीर है व्याधि का घर, आप कहेगा भाई शरीर तो व्याधि को घर है, अनेक प्रकार की व्याधियां हैं। तो शारीरिक व मानसिक व्याधियां क्रमशः शरीर व मन को आश्रित करके रहती है, इसलिए रोग की परीक्षा से पूर्व रोगी की परीक्षा करनी चाहिए। रोगी परीक्षा में निम्नलिखित परीक्षाएं आती हैं। अब परीक्षा क्या है कि अलग अलग है, जैसे त्रिविध परीक्षा, दर्शन परीक्षा, स्पर्शन परीक्षा और प्रश्न परीक्षा। दर्शन परीक्षा किसको कहते हैं? कि रोगी को देखना, उसका रंग है ढंग चाल चलन उसको देखा जाता है। स्पर्शन का मतलब होता है उसको स्पर्श करके, नाड़ी भी देखना उसे स्पर्शन में आ जाता है। ठीक है। और प्रश्न परीक्षा, उसको पूछते हैं, डॉक्टर पूछते हैं बोले क्या खाया भाई है, तो तुमने कहा रात को क्या खाया था, तो ये प्रश्न परीक्षा है। फिर उसके बाद में है अष्टविध परीक्षा। तो अष्टविध परीक्षा में कौन कौन सी है? नाड़ी परीक्षा, मूत्र परीक्षा, मल परीक्षा, जीवा परीक्षा, शब्द परीक्षा, स्पर्श परीक्षा, नेत्र परीक्षा, आकृति परीक्षा। ये 8 प्रकार की परीक्षा है। मतलब इससे क्या है, रोगी की अपने जानकारी लेते हैं इन परीक्षाओं से। ठीक है, कोई पेशेंट रोगी आ गया
तो उसको 8 तरह से उससे मतलब पूछे। फिर है 10 विध परीक्षा। अब 10 विध में क्या है? प्रकृति परीक्षा, विकृति परीक्षा, सार परीक्षा, संघनन परीक्षा, प्रमाण परीक्षा, सातम्य परीक्षा, सत्व परीक्षा, आहार शक्ति परीक्षा, व्यायाम शक्ति परीक्षा, व्यय परीक्षा। फिर उसके बाद में फिर त्रिविध परीक्षा फिर आ गई। आप्तोपदेश परीक्षा, प्रत्यक्ष परीक्षा, अनुमान परीक्षा। आप्तोपदेश पहले क्या बताया था आपको मैंने? आप किसको कहते हैं? जो सात्विक आदमी होता है, जैसे साधु सन्यासी महात्मा, तो वो शब्द बोल दिया, वो कहते हैं उसको आप्तोपदेश। तो ये आप्तोपदेश मतलब क्या है कि अपनी अंतरात्मा में सात्विक भाव रख करके और जो बोलेगा उसकी परीक्षा। प्रत्यक्ष परीक्षा, भाई उसको देख करके रोगी को। अनुमान परीक्षा, अब रोगी ने देख लियो, भाई रंग देख लिया, ढंग देख लिया, तो उसको अंदाज लगाओगे भी यार इसके ये रोग हो सकता है। ये अनुमान परीक्षा है। हाँ, फिर आगे है चतुर्विध। तो आप्तोपदेश हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया, युक्ति हो गया, ठीक है। फिर है द्विविध परीक्षा, प्रत्यक्ष परीक्षा और अनुमान परीक्षा। ये द्विविध का मतलब है, एक तो प्रत्यक्ष सामने दिखे भी गोमड़ो है, घाव है, और एक अनुमान एक अनुमान लगाना। तो पंचविध परीक्षा में क्या आएगी? प्रश्न परीक्षा, दर्शन परीक्षा, स्पर्शन परीक्षा, श्रवण परीक्षा। ये सारी चीज परीक्षा के है ना, ठीक है। अंगुताड़िन परीक्षा, ये आधुनिक शास्त्र ने कहा है। ये आधुनिक शास्त्र ने, आज का जो विज्ञान है वो 5 तरह की परीक्षा करता है। एक तो प्रश्न, दर्शन, स्पर्शन, श्रवण और अंगुली ताड़न। अंगुली ताड़न किसको कहते हैं? कई डॉक्टर लोग क्या कि जी हाथ धर के यूं बजा के देखते हैं। कई मतलब पैरों के सूजन वगैरह होती है, अब थे जाओ का बोले डॉक्टर साहब मेरे तो सुन हो रही है पैर में, तो वो कहेगी उसके ऊपर यूं मतलब उसको ठोकेगा तो पता चल जाएगा कि हाँ वास्तव में इसके सुन है। हाँ, तो ये आज की तरफ परीक्षा है। अच्छा, रोग परीक्षा है। रोग का ज्ञान निम्नलिखित उपायों से द्वारा किया जाता है। निदान, पूर्व रूप, रूप, उपसय, अनुपसय और संप्राप्ति। ये रोग परीक्षा है। ये अब षड्विधो ही रोगाणाम विज्ञानोपाय पंचभी श्रोतादि भी प्रश्न चेती। दर्शन इंद्रिय परीक्षा, भाई उसको देख करके। घ्राण इंद्रिय परीक्षा, सूंघ करके। घ्राण किसको बोलते हैं? नाश को। रसन इंद्रिय परीक्षा, जीवा मतलब उसकी जीभ देख करके। श्रोत इंद्रिय यानी सुन करके, जैसे स्टेथोस्कोप कान में डाल करके अपन सुनते हैं ना, वो श्रोत इंद्रिय होता है। सप्रसन इंद्रिय, उसको हाथ लगा के देखते इसके बुखार है कि नहीं, ठीक है। सप्रसन इंद्रिय और प्रश्न परीक्षा, प्रश्न पूछते हैं उसके भाई तेरे क्या हुआ। हाँ हाँ, अब ये इनका वर्णन है अलग अलग। जैसे प्रश्न परीक्षा में क्या है कि प्रश्न करने पर रोगी अपनी प्रमुख व्यथाओं के साथ साथ रोग का काल, पारिवारिक इतिहास, रोगोत्पत्ति प्रकार तथा चिकित्सा द्वारा होने वाला उत्तरोत्तर लाभ हानि का भी वर्णन करता है। रोगी के रोग का निदान, पूर्व रोग, उपसय, अनुपसय व कुछ लक्षणों का भी ज्ञान प्रश्न से होता है। प्रश्न करने पर रोगी ने उत्तर दिया उससे मिट्टी खाई है तो पंचभो भक्षणात् मृत, इस आप्त वचन के आधार पर, ये आप्त वचन हो गया ना, तो उसके आधार पर फिर क्या कहेगा? वजन के आधार पर मिट्टी खाने से, हाँ मिट्टी खाने से क्या हो जाता है? पांडु रोग, पांडु मतलब पीलिया। दंत आदि का मलावृत रहने से प्रमेय के पूर्ण रूप का ज्ञान होता है। इस तरह कफ बहुल पदार्थों का सेवन करने से प्रमेय बढ़ता है। प्रमेय किसको कहते हैं? डायबिटीज। तथा रुक्षान्य पान का सेवन करने से कम होता है। अतः उपसय व अनुपसय का ज्ञान भी प्रश्न द्वारा ही होता है। प्रश्न के द्वारा रोग वृद्धि का काल, मृदुता, तीव्रता का ज्ञान होता है। प्रश्न के द्वारा ही देश, काल, जाति, वात, मूत्र, पुरुष की प्रवृत्ति, काल आदि का ज्ञान होता है। भाई मैंने पूछा अभी तेरा कब्जी कब्जित कौन रह गए हैं, क्या खाओ क्या पियो, ये सब प्रश्न के द्वारा होता है, ठीक है। अतः अतीत विषयों तथा रोगी की आंतरिक वेदनाओं का ज्ञान बिना प्रश्न के संभव नहीं है।
बिना प्रश्न पूछे बिना रोगी को अपना क्या है, इस आधार पर रोगी के लक्षणों को दो वर्गों में विभाजित किया है। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो दर्शन इंद्रिय से प्रत्यक्ष परीक्षा के द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं। भी एक तो प्रत्यक्ष है, भी पर रोगी आयो आते ही उसको देखा, भाई उसका रंग पीला पड़ गया और आंखें भी थोड़ी पीली पीली दिख रही है, ये तो दर्शन इंद्रिय द्वारा हो गया। फिर उसको फिर क्या भौतिक चिन्ह है, फिजिकल साइन कहते हैं। कुछ लक्षण वेदनात्मक स्वरूप के होते हैं जिनका अनुभव केवल रोगी करता है। वेदना जो है ना, दर्द वगैरह, तो वो तो रोगी बताएगा भाई मेरे कहाँ दर्द हो रहा है, जिन चिन्ह बाहर प्रकट नहीं होते। हैं? ऐसे लक्षणों की वेदनात्मक लक्षण कहते हैं, सिम्टम्स। एक तो भौतिक चिन्ह हो गया, एक हो गया आपका वेदनात्मक लक्षण। ये दो तरह के लक्षण होते हैं। भौतिक तो प्रश्न वगैरह वगैरह करके पूछते हैं। अच्छा, पीड़ा वगैरह होती है शरीर में, कहीं दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है या कमर दर्द हो रहा है, जो भी है, वो फिर क्या है कि उसको, हाँ वेदनात्मक पीड़ा है तो वो उसको पूछेंगे, वो पूछने से मालूम पड़ता है। लक्षणों का ज्ञान प्रश्न परीक्षा के द्वारा की जाती है, ठीक है। अतः रोग विनिश्चय के लिए प्रश्न परीक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रश्न पूछना एक महत्वपूर्ण साधन है। बगैर पूछे रोगी को अपने को मालूम नहीं पड़ेगा भी इसकी क्या रोग है। ठीक है, हो गया, ठीक है।